सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े होंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सो रियल नंबर्स क्या होता है? बेसिकली द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आपको कंबाइनली क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये चैप्टर में हम रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स प्रूव करना, ये चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। बट फॉर नाउ विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, चैप्टर का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखते हैं क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब होता है थियरम बोल सकते हो आप, नॉट एग्जैक्टली थियरम बट वी कैन से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में और थियरम में। लेमा और थियरम ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ठीक है, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, क्या बोलता है ये, मतलब क्या है इसका? सो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट इन एनी डिवीजन, कोई भी फ्रैक्शन में जो डिविडेंट है, दैट डिविडेंट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वेयर देखो ये जो रिमाइंडर रहेगा, इस रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ये हमेशा डिवाइजर से लेस रहेगा एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन, इक्वल टू जीरो और लेस देन डिवाइजर। अब मतलब क्या है? देखो मान लो हमारे पास एक छोटा सा कोई भी नंबर है, लेट्स से 10, और 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा डिवीजन इसका? 3 3 जार यू विल गेट 9। सब्सट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आया? 1 आया है। अब यहाँ पे अगर मान ये देखो ये 10 है, 10 क्या है यहाँ पे? डिविडेंट है। डिविडेंट क्योंकि हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है? डिविडेंट है। सो ये मान लो 10 हो गया डिविडेंट। डिवाइजर क्या है यहाँ पे? 3 है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर हो गया, इनटू क्वेश्चन कितना आया है डिवाइड करके? 3, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। सो आप यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो डिविडेंट है वो कितना आ रहा है? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम क्या करेंगे? डिवाइजर और क्वोशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं देन अगेन वी कैन गेट द डिविडेंट। अब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि यूक्लिड्स ने कोई बहुत बड़ी बात रिसर्च करके बता दिया। नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है किसी भी डिवीजन में अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स हमारे पास डिविडेंट आएगा। सो इस तरीके से ये यूक्लिड ने जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। और ये जो मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये बेसिकली क्या चीज के लिए यूज होता है? दिस इज यूज टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो है फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। ठीक है, सो अब ये 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और इसको किस तरीके से यूज करना है। अब लेट्स से हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जिसमें A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, B डिवाइजर हो गया, Q क्वोशिएंट हो गया और R रिमाइंडर हो गया। सो सिंपल सी बात है, A है, A को हमने B से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया Q, ठीक है, और रिमाइंडर आया R। ठीक है, अब सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्यों नहीं आया कुछ भी, यहाँ पे आ जाएगा B इंटू क्यू BQ, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना है? रिमाइंडर। तो ये जो डिवीजन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और R कैसा रहेगा? ये 0 से ग्रेटर रहेगा या 0 के इक्वल रहेगा, बट इट विल बी लेस देन डिवाइजर। ये डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप इस तरीके से लिख सकते हो और इससे हम क्या फाइंड करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF फाइंड करेंगे। ओके, अब HCF क्या होता है? ठीक है, HCF का मतलब क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। देखो मान लो हमारे पास 2 नंबर है, मान लेते हैं कोई भी 2 नंबर है हमारे पास। लेट्स से एक नंबर ले लिया मैंने 15 और एक नंबर ले लिया मैंने 25।
सो HCF, अगर आपको HCF निकालना है तो हम जनरली क्या करते हैं, 15 के फैक्टर्स निकालते हैं, 3 5 जार 5 1 जार। सो फैक्टर्स क्या हो गए 15 के, फैक्टर्स हो गए 15 के 3 इंटू 5, ठीक है, ये 15 के फैक्टर्स है। और 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार। सो 25 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 इंटू 5। सो ये दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है यहाँ पे, 5। सो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 15 एंड 25 विल बी इक्वल टू 5। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दो नंबर का 5 आया है, इसका मतलब 5 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 15 और 25 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर है 5 जो कि 15 और 25 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब ये जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी बचपन में पढ़ लिया है, लोअर क्लासेस में हमने पढ़े हैं। अब ये दोनों का HCF जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लो दो नंबर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम किस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है, इस तरीके से क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ, you have to find HCF of let's say 135 and 245। 135 and 245 का HCF फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। EDL से हमको क्या करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, देखो ये दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है, आपको यहां दिख रहा है ना 245 कैसा है, ग्रेटर देन 135। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है 245 इसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर आएगा। तो इसको 1 टाइम्स में लेंगे हम 135 एंड रिमाइंडर कितना आएगा, 110 आया है यहाँ पे रिमाइंडर। सो यू गॉट द रिमाइंडर 110। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, आप लिखोगे कैसे स्टेप में, देखो सबसे पहले तो जो नंबर हमारे पास दिया है उसमें से देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है, आप कैसे लिखोगे इसको, हियर 245 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। 245 ऑफ कोर्स ग्रेटर है 135 से, तो आप क्या करोगे ये केस में, यहाँ पे A ले लेंगे हम 245 को, ये डिविडेंट हो गया, और डिवाइजर हो गया हमारा 135, इसको हमने B ले लिया, ठीक है। अब ये जो हमने डिवीजन किया है इसको यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखो। यूक्लिड ने जो फॉर्मूला बताया था हमको, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो पहला जो हमने डिवीजन किया है, जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें A कितना है, A है 245, B कितना है 135, क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर है 110। सो ये हमने इसको यूक्लिड्स के फॉर्म में लिख लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं आया है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF फाइंड करने के लिए ये डिवीजन जो है आगे तक हमको एक्सटेंड करते जाना है, कब तक, जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो एक बार डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसके बाद हम एक फिर से डिवाइड करेंगे, और अगली बार डिवाइड करते टाइम एक बात ध्यान में रखना, जो पुराना डिवाइजर था, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आया है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, पहले स्टेप में हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, और क्या करोगे, जो पहले केस में डिवाइजर था वो हमारा नया डिविडेंट हो जाएगा, और पहले डिवीजन का जो रिमाइंडर था वो दूसरे डिवीजन के लिए डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन ये 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 110, कितना बचेगा यहाँ पे 25, ठीक है। सो जब हमने दूसरी बार EDL अप्लाई किया तो क्या आया, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब देखिए A कितना है, दूसरे केस में A है 135 इक्वल्स टू B कितना है दूसरे केस में 110, Q कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है
25। सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर कितना आया है 25 आया है। तो क्या करेंगे हम, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमको 0 नहीं मिल जाता, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो अब अगले डिवीजन के लिए जो पुराना हमारा डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था 110, तो ये पुराना डिवाइजर जो है ये डिविडेंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर हो जाएगा। तो ये हो गया 25, ठीक है। करो डिवाइड करो, क्या आएगा 25 4s आर, यू विल गेट 100 माइनस 10, रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं आया है, ठीक है। ये स्टेप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिविडेंट कितना है 110 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 25 इंटू क्वेश्चन 4 प्लस रिमाइंडर 10। सो हियर अगेन यू कैन सी r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ओके तो हम क्या करेंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 24 नहीं 25 रहेगा। सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक बार और हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो पुराना डिवाइजर था 25, ये डिविडेंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर आया है 10, ये क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइजर हो जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा और पुराना डिवाइजर डिविडेंट हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे 10 2s आर 20 आएगा, 5 बचा, ठीक है। तो अगले स्टेप में यहाँ पे लिखोगे अगेन अप्लाइंग ईडीएल, अगेन विल अप्लाई, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन ईडीएल अप्लाई करेंगे। तो ये केस में a कितना है 25, b कितना है 10, रिमाइंडर कितना है 5। सो अगेन यू कैन सी हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, r क्या है रिमाइंडर है, सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। सो फिर से अप्लाई करो, देखो क्या आता है, अगेन अप्लाई ईडीएल, एक और बार हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। फिर अब ये स्टेप में क्या हो जाएगा, जो पुराना डिवाइजर था, पुराना डिवाइजर कितना है 10, ये हमारा क्या हो गया, जो पुराना डिवाइजर था वो डिविडेंट हो गया और जो रिमाइंडर आया है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो 5 2s आर 10, हियर यू गॉट 0। सो लास्ट स्टेप में क्या आएगा, 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब यहां पे आप देखो फाइनली हमको रिमाइंडर जो है 0 मिल गया है, फाइनली वी गॉट r इक्वल्स टू 0, हियर r इक्वल्स टू 0 फॉर डिवाइजर, कौन से डिवाइजर से हमको 0 मिला है रिमाइंडर, फॉर डिवाइजर b इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो हियर r इक्वल्स टू 0 फॉर डिवाइजर इक्वल्स टू 5। सो फाइनली देखो क्या करना है कि जिस डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर 0 आया है, रिमाइंडर 0 आया है, वही डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा HCF। सो फिर आप फाइनली क्या लिख दोगे, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 245, 135 एंड 245 कितना आ जाएगा 5। सो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो। एक बार ब्रीफ में मैं इसको समझा देता हूं, देखो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। जो ग्रेटर नंबर है वो डिविडेंट हो जाएगा और जो स्मॉलर नंबर है वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मेट में लिखिए जो यूक्लिड्स ने फॉर्मूला बताया था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यू कैन सी हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे, अगेन एक बार यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और अगले स्टेप में क्या होगा, जो पुराना डिवाइजर था वो डिविडेंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। सो हमने दूसरे स्टेप में जब डिवीजन अप्लाई किया, रिमाइंडर आया 25, अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे आप, एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और वो केस में क्या होगा, जो पुराना डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा डिविडेंट
और जो रिमाइंडर आया था वो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। एक बार और हमने डिवीजन किया, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, फिर क्या करोगे, अगेन अप्लाइंग एडीएल। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, जो डिवाइजर था वो डिविडेंट हो गया, जो रिमाइंडर था वो ओके। सो ये प्रोसेस जो है आपको कंटिन्यू करते रहना है, आपको ईडीएल जो है अगेन एंड अगेन हम क्या करेंगे, अप्लाई करते जाएंगे। और फाइनली जो स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 मिला और जिस डिवाइजर के वजह से रिमाइंडर 0 मिला, वही डिवाइजर क्या रहेगा हमारा, दैट डिवाइजर विल बी और HCF। यहाँ पे 5 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया है, दैट मीन्स HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इज 5। ये दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। ओके ओके, सो देखते हैं ये क्वेश्चन को और समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से किस तरीके से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें जो दो नंबर दिया रहेगा, अब ये नंबर्स को ध्यान से देखो, कौन सा नंबर ग्रेटर है। यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, तो जो नंबर ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे 225 ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 225 को डिवाइड करेंगे ये स्मॉलर नंबर से 135। ठीक है, जब स्मॉलर नंबर से डिवाइड करोगे तो डिविडेंड क्या हो गया 225 और डिवाइजर क्या हो गया 135। सो ये जो फॉर्मेट है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ईडीएल का फॉर्म लिखने से पहले एक बार इसको डिवाइड कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। देखो कैसे डिवाइड करेंगे, 135 का टेबल अगर 2 टाइम्स बोलेंगे तो 270 हो जाएगा। सो लेट्स टेक 1 टाइम, 135 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे 90। देखो ये डिवीजन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ये डिवीजन हमको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो अब यहां से क्या करोगे, यहां से हम एक नया डिवीजन स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम हियर विल स्टार्ट अ न्यू डिवीजन। और ये केस में जो रिमाइंडर आया है 90, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और जो पुराना डिवाइजर था ये डिविडेंट हो जाएगा। जो पुराना डिवाइजर था ये क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा। सो 90 1s are 90। ठीक है, अगेन क्या बचा 45। सो रिमाइंडर 0 आया है क्या, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब यहां से क्या होगा, एक और बार हम डिवाइड करेंगे और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे इस तरीके से, अब ये जो रिमाइंडर आया है ये डिवाइजर हो गया और जो पुराना डिवाइजर है ये हमारा डिविडेंट हो गया। सॉरी, पुराना डिवाइजर मतलब यहाँ पे कौन सा है 90। सो 45 2s are 90, वी गॉट रिमाइंडर 0। यहां पे रिमाइंडर 0 आया है और किससे डिवाइड किया हमने, 45 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। देयरफॉर हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 135 एंड 225 विल बी इक्वल टू 45। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर ईडीएल का जो फॉर्म आपको एग्जाम में लिखना है, वो लिखने से पहले अगर आप ये डिवीजन परफॉर्म कर लेते हो तो ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत ही जल्दी ये स्टेप्स लिख सकते हो। करना क्या है आपको, जो ग्रेटर नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ओवर हो गया, अगर नहीं आता है 0 आप फिर से डिवाइड करोगे और जो पहले स्टेप का रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो जाएगा और ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंट हो जाएगा। अगेन डिवाइड करो, रिमाइंडर 45 आया यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से डिवाइड करो, क्या करेंगे, जो पुराने स्टेप में डिवाइजर था वो डिविडेंट हो जाएगा और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक 0 नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना कैसे, किस फॉर्मेट में, हियर यू कैन सी 225 इज ग्रेटर देन 135, इसको हमने डिविडेंट ले लिया और ये डिवाइजर। अब क्या करोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व करेंगे इसको। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। सो A कितना है 225 इक्वल्स टू B कितना है B है 135। ठीक है, और Q कितना आया है पहले केस में, पहले केस में जब हमने डिवाइड किया तो Q आया है 1 और रिमाइंडर कितना आया 90। यू कैन सी हियर फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर कितना आया है 90। सो हियर R इज नॉट इक्वल टू 0, हियर R इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर अगेन अप्लाइंग, क्या करोगे, फिर से अप्लाई करेंगे हम, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर से जब ईडीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अगेन अप्लाइंग ईडीएल मतलब अगले स्टेप में ये जो डिवाइजर था ये क्या हो गया, हमारा डिविडेंट हो गया, 135 डिविडेंट हो गया और जो 90 रिमाइंडर आया है वो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया।
ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया है ये केस में 45. सो हियर यू कैन सी r इज नॉट इक्वल टू 0. सो r 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे हम, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. एक और बार, ये बस समझने के लिए बताया था, आप आंसर शीट में इसको भी लिख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप बस यही स्टेप्स लिखोगे, ये डिवीजन भी आप कर सकते हो. ठीक है, सो क्या करोगे, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0. सो हियर यू कैन सी r इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 आया है फॉर डिवाइजर. डिवाइजर कौन सा है जिसके वजह से 0 आया है, डिवाइजर है 45. तो जिस डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया है वही डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, HCF ऑफ टू नंबर्स 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45. सो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो. ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. देखो क्वेश्चन को समझो, ये टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट मत करो, क्वेश्चंस को समझो, ईच एंड एवरी वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं उनको केयरफुली समझो और उसके बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहले ये समझ लेते हैं कि करना क्या है क्वेश्चन में. ठीक है, सो we have to show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. सो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. लेट अस कंसीडर सम पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश डैश, बहुत सारे नंबर्स हैं. पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, यहां पे क्या बोल रहा है कि हमको ये प्रूव करना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं उनको हम ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2q. ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ है, पहले फर्स्ट हाफ सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड हाफ का. सो आपको ये प्रूव करना है कि जितने भी ये नंबर्स हैं, देखो 2q के फॉर्म में मतलब 2 डिवाइजर है. हमारा नंबर का फॉर्मेट क्या रहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो ये b क्या है, b इज डिवाइजर. तो हम किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले ये बात सही है या गलत है हम चेक करते हैं और उसके बाद में कुछ कंक्लूजन निकालेंगे. यहाँ पे कुछ मैंने इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, एक एक को डिवाइड करके देखते हैं. लेट्स से 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 1s are 2, कितना आया रिमाइंडर 0. लेट्स से अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये 2 2s are 4, 0 आया. ठीक है, 6 को डिवाइड करके देखते हैं, 6 को डिवाइड करो 2 से, 2 3s are 6, रिमाइंडर कितना आया 0. आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं जब उनको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. आगे भी आएगा, लेट्स और भी नंबर ले लेते हैं, हम 12 को ले लेते हैं, 12 डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6s are 12, 0 आ गया. फिर आप 14 ले लो, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 2 7s are 14, 0 हो गया. आप 20 ले लो, क्या हो जाएगा ये 2 10s are 20, रिमाइंडर 0 आया. देखो अब ये डिवीजन कहने का मतलब क्या है, ये कर क्यों रहे डिवीजन, यहां से ये डिवाइड करके हम एक्चुअली दिखाना क्या चाहते हैं, इसका मकसद क्या है. आप अगर ये हर डिवीजन को ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व करो 2 से ईच एंड एवरी नंबर परफेक्टली डिविजिबल है. हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. और यही तो हमको प्रूव करना था. अगर इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. पहला जो 2 है, पहला हमने डिवाइड किया है, ये क्या है, a हो गया, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये क्या हो गया रिमाइंडर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0. ठीक है, ये 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0. तीसरा जो हमने डिवीजन किया है इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 0.
12 को हमने डिवाइड किया, क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 6 प्लस 0। 14 को हमने डिवाइड किया, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 प्लस 0। 20 को डिवाइड करके हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 0 एंड सो ऑन। ऐसे यही नहीं, बहुत सारे नंबर्स आप लेते जाइए, डिवाइड करते जाइए। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये क्या है? 2, 4, 6, 14, 20 या कोई भी ऐसे नंबर्स हमने क्या लिया है? दीज आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है, आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हो। सो ये कुछ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। और यहाँ पे आप देखिए कि हर डिवीजन में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है यहाँ पे? 2 कॉमन है, ठीक है। क्यू हर जगह चेंज हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 कुछ भी रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये 2, ये तो क्यू के वैल्यूज हो गए, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, कंक्लूजन। यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ये जो हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो कि ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर हर केस में कितना आया है? 0 आया है। इन ईच एंड एवरी केस रिमाइंडर इज 0, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी डिविजन्स किए वहां पे, और ये क्या है? 2 हर जगह कॉमन है, डिवाइजर सेम है, ठीक है। क्यू के वैल्यूज 1, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकते हैं ना। सो यहां से ये जो हमने डिवाइड किया और ये फॉर्मेट में लिखा है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? पता क्या चलता है हमको? ठीक है, इतना सारा सॉल्व तो कर दिया हमने, लेकिन इसका फायदा क्या है? सो इसका फायदा ये है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया हमने? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू प्लस 0, क्या हो जाएगा? ये 2 क्यू ही रहेगा। यहाँ पे भी देखो 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू, 2 हर जगह कॉमन है। और क्यू क्या है? वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू कोई भी इंटीजर रह सकता है। और ध्यान से देखो, यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था ना। क्या प्रूव करना था? वी हैव टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं उनको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ 2q। मतलब जब उसको हम डिवाइड करेंगे, यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो डिवाइजर 2 कॉमन रहेगा और रिमाइंडर हर केस में 0 आएगा। यहां आया है ना 2q प्लस 0 का मतलब क्या है? 2q ही तो है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ 2q, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन का हाफ सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? वी हैव टू प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमने इवन के लिए सॉल्व किया, ठीक है। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे? एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। जितने ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। देखते हैं उसको कैसे प्रूव करेंगे। सबने नोट डाउन कर लिया था ना बेटा? ठीक है। सो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट बोल रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट्स कंसीडर सम ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स कंसीडर सम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऑड नंबर रहना चाहिए, कंपलसरी नहीं है कि जो नंबर्स मैंने लिया है आप भी वही नंबर लो, ठीक है। अब आप यहां देख के समझ गए होंगे BQ प्लस R के फॉर्म में है, मतलब डिवाइजर क्या है हमारा? 2। तो किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को देखते हैं 2 से डिवाइड करके कि क्या फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स से मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है। सो ये 0 टाइम्स में 0 हो जाएगा और ये रिमाइंडर 1 बचा। 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, रिमाइंडर 1 बचा। 5 को डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा? 2 2s are 4, रिमाइंडर अगेन 1। 7 को डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 2 3s are 6, रिमाइंडर अगेन 1, ठीक है। और भी नंबर ले सकते हैं हम, लेट्स से अगर 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4s are 8, अगेन रिमाइंडर 1। 11 ले लीजिए, 2 से डिवाइड किया हमने, क्या आ जाएगा? 2 5s are 10, माइनस ले लिया हमने 1,
13 ले लो, कोई भी नंबर आप 4-5 नंबर चेक करके ये बात बता सकते हो। 2 6 12, 2 6 12 माइनस करो, कितना आया 1। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि अगर किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कुछ अपने मन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया और उसको जो है हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हर केस में देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। इन ईच एंड एवरी केस वी आर गेटिंग रिमाइंडर r = 1। अब अगर इसको हम यूक्लिड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से होगा, नाउ वी कैन राइट इट एज, पहला केस 1 = क्या आया है, क्वोशंट इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, 2 × 0 + 1, 3 = 2 × 1 + 1, 5 को हमने क्या लिखा 2 × 2 + 1, 7 को 2 × 3 + 1, 9 को हमने क्या लिखा 2 × 4 + 1 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स लिए हमने 11 लिया, 13 लिया, 11 को क्या लिखेंगे 2 × 5 + 1, a = bq + r, a = bq + r, वही फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। 13 को क्या लिखेंगे 2 × 6 + 1। सो हियर इन ईच एंड एवरी केस जितने बार भी हमने डिवाइड किया है, जितने बार भी डिवाइड किया है, आप ऑब्जर्व करो हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन है 2, हर केस में कॉमन है, डिवाइजर जो कि हमको चाहिए था 2 है यहाँ पे, और q तो चेंज हो सकता है ना 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो बोला है ना q इज सम इंटीजर, q तो कोई भी इंटीजर रह सकता है ना। सो दैट मीन्स कंक्लूजन, यहां से क्या पता चलता है हमको, यहां से क्या सीखा हमने, क्या कंक्लूजन पता चल रहा है हमको, हमने नंबर्स कैसे लिए थे, किस तरीके के नंबर हमने कंसीडर किया था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1, 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर, q कोई भी इंटीजर रह सकता है, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, सो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि क्या प्रूफ करना था हमको, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 6-7 एग्जांपल सॉल्व करके और ये बात को दिखाया कि हाँ सही में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, जब भी डिवाइजर क्या है 2 है। दैट मीन्स एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। देखो आप बुक में देखोगे तो ये दुनिया भर का थियरी दिया रहेगा, ये ऐसा है वैसा है, 10 बातें वहां पे लिखकर है। आप ये मेथड से भी अगर एग्जाम में सॉल्व करते हो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एकदम परफेक्ट तरीका है ये। जो क्वेश्चन है उसको समझ के और इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको समझ में भी आएगा और प्रोसेस भी करेक्ट है, यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आप बोर्ड में ये मेथड से सॉल्व करते हो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी टीचर ये प्रोसेस से सॉल्व करने पे आपका 1 मार्क नहीं काट सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन समझना भी तो जरूरी है ना। आप टेक्स्ट बुक बस रट लिए, हाँ ठीक है आ गया, क्वेश्चन रट्टा मार लिए। 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को रट्टा मार लेते हैं, ये मतलब नहीं है वैसे पढ़ के। आप कंसेप्ट को समझिए और ये तरीके से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल ही सही तरीका है एंड डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। देखते हैं 1-2 और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। दैट मीन्स किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी ऑड नंबर को जो पॉजिटिव हो, ऐसे नंबर को हम 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे 4q + 1, अच्छा मतलब यहाँ पे डिवाइजर हमारा 4 होने वाला है। ठीक है, q के साथ जो रहता है वो डिवाइजर ही होता है ना, 6q + 3, 6q + 5, अगर ये फॉर्मेट लाना है दैट मीन्स डिवाइजर क्या है वहां पे 6 है। यहाँ पे 4q + 1, 4q + 3 के फॉर्म में शो करना है, दैट मीन्स डिवाइजर क्या है 4 है। अब देखो नंबर, कैसे नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सम ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट अस कंसीडर सम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसीडर करते हैं। कौन कौन से ऑड नंबर्स आपको पता है, हमको तो 1 से ही पता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड
सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कोई भी 4-5 नंबर जो है शो करने के लिए यूज कर सकते हो। मान लो पहले लेते हैं हम 1 को 4 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, ये 4 zeros are 0, रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं 3, ये केस में क्या आएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 zeros are 0, रिमाइंडर 3 ही रहेगा। 5 को डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ones are 4, you'll get रिमाइंडर 1। 7 को डिवाइड करके देखते हैं, 7 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 ones are 4, रिमाइंडर क्या आएगा 3, ठीक है। अब आगे भी चेक कर सकते हैं आप, आगे बचे वाले नंबर भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे 9 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, 4 2s are 8, रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। 11 है, 11 को डिवाइड करके देखो 4 से, 4 2s are 8, रिमाइंडर विल बी 3। 13 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 3s are 12, रिमाइंडर आया 1। अब देखो ये जो हमने डिवीजन किया है, ये डिवीजन में आप कुछ ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। हर केस में हमने डिवाइजर कितना लिया है, 4 लिया है। 4 ही क्यों लिया, क्योंकि हमको 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में शो करना है। आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो कि जितने बार भी हमने डिवाइड किया, या कोई भी नंबर हम क्यों ना ले ले, किसी भी नंबर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार हमको रिमाइंडर 1 और 3 ही मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। हर बार हमको कभी 1 मिल रहा है, कभी 3 मिल रहा है ना। अब इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इट कैन बी रिटन एज, हम अगर चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू BQ+R के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट केस में जब हमने 1 को 4 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, डिवाइजर, क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर। फिर हमने किसको डिवाइड किया, 3 को, 4 × 0 + 3, 5 को डिवाइड किया हमने 4 × 1 + 1, 7 को डिवाइड किया हमने 4 × 1 + 3, देन 9 को हमने डिवाइड किया 4 × 2 + 1, देन 11 को हमने डिवाइड किया 4 × 2 + 3, 13 को डिवाइड किया हमने, 15 को डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। अगर 15 को डिवाइड करते तो क्या आता, 4 × 3 + 3, आप आगे एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर ले सकते हो। इसके बाद भी हम बहुत सारे डिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डिवीजन का फॉर्मेट हमने लिखा है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है, ए कैसे नंबर्स लिया है हमने, डिविडेंड कैसा लिया है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमने रैंडमली किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11, आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेके ये चेक कर सकते हो। तो हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया और हमको शो क्या करना था कि आप किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ये शो करके दिखाइए कि या तो वो 4q+1 के फॉर्म में होगा या तो 4q+3 के फॉर्म में होगा। हमको यहां से 4 तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई, हर केस में b का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। और 4q तो यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, q इज सम इंटीजर, सो ये जो सेकेंड वैल्यू हम q कंसीडर कर सकते हैं। अब हर केस में रिमाइंडर देखो क्या आया है, 1 3 1 3, मतलब इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 4q+1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4q+3, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 4q+1, यहां पे हो जाएगा 4q+3, ठीक है। q यहाँ पे 0 है, q यहाँ पे 1 है, q तो कोई भी इंटीजर है ना, क्वेश्चन में ही बोला है वेयर q इज सम इंटीजर, सो q कुछ भी रह सकता है। यहां हम कैसे लिख सकते हैं, 4q+1, q कितना है 2, यहां पे लिख सकते हैं हम 4q+3, q अगेन यहां पे कितना हो गया 2, यहां लिखेंगे हम 4q+1, अगेन ये हो गया 4q+1। दैट मीन्स आप एक चीज ऑब्जर्व करो ये पैटर्न में, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते थे और क्या कंक्लूजन निकल रहा है जो अब तक हमने सॉल्व किया है। उससे हमने बहुत सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, डिवाइड किए 4 से, और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो आइदर 4q+1 के फॉर्म में है या फिर 4q+3 के फॉर्म में है, ठीक है। सो फाइनल जो है आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन। फाइनली हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, आप बुक के ऐसे 4 टुकड़े नहीं कर देना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लाइन बना के ये कर रहा हूं। आप पहले ये स्टेप लिखोगे,
उसके नीचे आप ये स्टेप लिखोगे और फाइनल स्टेप में आप कंक्लूजन शो करोगे कि हमने क्या कंक्लूड किया यहां से, ठीक है। सो कंक्लूजन यहां से क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आइदर 4q+1 और 4q+3, ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वेयर q क्या है वहां पे, q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर। ध्यान से देखो, यही तो प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था ना क्वेश्चन में, 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है समझाने के लिए कि हाँ भाई हम बता रहे हैं आपको कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लो, आप उसको 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है थियरी रटने के लिए, बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप इजी लैंग्वेज में समझा सकते हो हम बोलना क्या चाहते हैं। अब ये पूरा एकदम सामने है ना, आप देखो 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं। सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। ओके, तो देखते हैं ये इंट्रोडक्शन क्लास का आखिरी क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ स्वीट सेलर, ठीक है, कोई दुकान वाला है मिठाई का। सो अ स्वीट सेलर हैज 240 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, ठीक है। कुछ मिठाइयां हैं इनके पास, ठीक है, जिसमें काजू बर्फी कितना है, काजू बर्फी है 240 और बादाम बर्फी है लेट्स से 130, ठीक है। अब करना क्या है, she wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of the tray. So we have to tell what is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose. देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सॉल्व करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, उसको आराम से कोई भी बता देगा बेटा HCF निकालना है, मैक्सिमम बोला है ना मतलब HCF निकालना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को समझते हैं कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है यहाँ पे और इसका HCF क्या आएगा। देखो मान लो ये ट्रे है, ठीक है, जो स्वीट सेलर है उनके पास ऐसा कोई ट्रे है और ट्रे के अंदर क्या रखना है उनको, काजू बर्फीज रखना है। यहाँ पे टोटल काजू बर्फी कितना है यहाँ पे, इक्वल्स टू 240 और बादाम बर्फी कितना है, इज इक्वल टू 130, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दिया है। अब मान लो कि ये इस तरीके से प्लेस करें, यहां से स्टार्टिंग से ये फर्स्ट रो में जो है हमने क्या रख दिया, काजू बर्फी रख दी है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या रख दिया, यहाँ पे काजू बर्फी रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स बोला है उसको ध्यान से समझो। She wants to stack in such a way that each stack has same number. यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ईच स्टैक में, हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ बर्फी चाहिए। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, सब में इक्वल नंबर ऑफ बर्फी चाहिए, ठीक है। जितना पहले कॉलम में है उतना ही सेकेंड कॉलम में और उतना ही थर्ड कॉलम में रहना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमने रख दिया इसको। अब उसके बाद क्या बोला है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। और आपको ये जो बर्फी है इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि मैक्सिमम बर्फी आ जाए लेकिन कम एरिया लगे, इन द लीस्ट एरिया। तो अगर कम से कम एरिया में ज्यादा बर्फी रखना है तो कॉमन सी बात है कि ये पूरा का पूरा एंड तक रखना पड़ेगा, ठीक है, बीच में इतना जगह हम खाली नहीं रख सकते। सो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। हमको क्या बताना है कि एक स्टैक में कितने बर्फी, हमको पता नहीं है। लेट्स से द नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक बी x, मान लेते हैं कि हर स्टैक में बर्फीज कितने हैं, x है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन में, एक लाइन में कितने बर्फी हैं हमको ये भी नहीं पता है। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली ईच रो में कितने हैं, y बर्फी है, ठीक है। x जो है वर्टिकली हो गया और y जो है कितना हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया। सो वी कैन से कि टोटल काजू बर्फी इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है। इस तरीके से आएगा ना, x बर्फी स्ट्रेट लाइन में है, कॉलम में है, और y बर्फी जो है हॉरिजॉन्टली है, तो टोटल नंबर ऑफ बर्फी कितने हो गए, x इंटू वाई, दैट मीन्स xy इक्वल्स टू 240। दूसरे केस में अब देखो यहाँ पे एक और है, बादाम बर्फी रह गया। सो ये भी तो उसी तरीके से रखेंगे, सेम नंबर ऑफ बर्फी इन वन स्टैक। सो ये जितने यहाँ पर है। सो अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि वर्टिकल कॉलम्स में जितने काजू बर्फी है उतने ही बादाम बर्फी रहेंगे,
दैट मीन्स बादाम बर्फीज भी वर्टिकल स्टैक में कितना रहेगा, x ही रहेगा, और हॉरिजॉन्टली हमको पता नहीं है कि कितना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना है हमको ये बात नहीं पता, मान लेते हैं कि y बर्फी है, ठीक है, मान लेते हैं y बर्फी है, तो टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फी कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्वल टू x, सॉरी y तो हमने काजू बर्फी का लिया है ना, इसको z ले लेते हैं, ठीक है, सो xz इज द टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फी, ठीक है, सो हम इसको 130 को xy लिख सकते हैं और 240 को, सॉरी 130 जो ये बादाम बर्फी है इसको x इंटू z लिख सकते हैं, और 240 जो काजू बर्फी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू y। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमको, what is the maximum number of burfis that can be placed in each stack, each stack में हम कितने बर्फी रख सकते हैं, हमको x फाइंड करना है। आप यहाँ अगर ऑब्जर्व करोगे तो 240 के फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, x इंटू वाई, और 130 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, x इंटू जेड। सो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, x आ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर x ही है ना, हमको यही तो फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो भी HCF रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, दैट मीन्स द नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, ठीक है। सो अब ये दोनों का हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, HCF आप चाहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल सकते हो, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा xz, ये मैंने समझाने के लिए लिया, यहाँ पे x और y आपको कुछ लेना नहीं है, जस्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन में, ठीक है। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी stacked in, ठीक है, वन कॉलम, ठीक है, is the HCF of 240 and 130, 240 और 130 का HCF हो जाएगा। कैसे निकालेंगे 240 और 130 का HCF, पहले आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए डिवाइड कर लो, 240 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 130 से। सो अगर 2 टाइम्स टेबल बोलोगे 130 का तो 260 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर आएगा, हम 1 टाइम्स में क्या ले लेंगे इसका, 130, 0 1 110। अब यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब ये जो पुराना डिवाइजर था ये क्या हो गया, डिविडेंट, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो गया। अगेन 1 टाइम्स में 110, कितना बचा 20, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया है, क्या करेंगे हम, ये 110 यहाँ आ गया, ठीक है। सो 25 जार 100, 10 आया यहाँ पे, ठीक है, फिर से डिवाइड कर दो ये 20 को, 2 टाइम्स में क्या आ गया 20, दैट मीन्स HCF कितना आया हमारा 10। लास्ट डिवाइजर जो है हमारा 10 है, और 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए HCF हो गया 10। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। ओके, सो हियर यू कैन सी 240 इज ग्रेटर देन 130, देयरफॉर A कितना हो जाएगा 240 और B हो गया हमारा 130। A क्या है, डिविडेंट, और B क्या है, डिवाइजर। सो क्या करोगे, देयरफॉर बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या अप्लाई करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। सो पहले स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये होता है स्टेप A इज इक्वल टू BQ प्लस R। सो फर्स्ट डिवीजन में A कितना है, A है 240, B कितना है 130, Q है 1 और R कितना है 110, R कितना हो गया है 110। फिर हम क्या करते हैं, हियर R इज नॉट इक्वल टू 0, R is not equal to 0, therefore again applying EDL, so फिर से जब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे तो अगले स्टेप में 130 हो गया हमारा डिविडेंड, डिवाइजर 110, क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 20। फिर क्या लिखेंगे हम, हियर R is not equal to 0। फिर क्या करोगे, अगेन अप्लाइंग EDL, अगेन क्या अप्लाई करेंगे हम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अगले स्टेप में ये 130 हो गया, अब अगले स्टेप में 110 क्या हो गया हमारा, डिविडेंट हो गया। सो 110 इक्वल्स टू 20 इंटू 5 प्लस 10।
अब अगेन यहाँ पे R0 नहीं आया है, क्या करोगे, अगेन अप्लाई EDL, अगेन अप्लाई EDL, फिर से एक बार। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको ये वाला सेक्शन मिटा देता हूं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सो लास्ट स्टेप में EDL अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 20 जो है डिवाइजर था, ये डिविडेंट हो जाएगा, 20 विल बी इक्वल टू, और ये जो रिमाइंडर आया है ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू 2 प्लस 0। सो हियर R इक्वल्स टू 0 फॉर B इक्वल्स टू 10, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 240 एंड 130 कितना आ गया, 10। आंसर आया हमारा 10, फाइनल आंसर आया हमारा 10। देयरफॉर लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इज 10। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन